नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना के लिए $808 मिलियन की मंजूरी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष मलबे की निगरानी को और बेहतर बना रहा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड पादपों और सजीवों के लिए नियमों में ढील दी है। सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाकर इसकी वैधता 31 मार्च 2023 की और IONS ने पहला समुद्री अभ्यास आयोजित किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित है। श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में वर्चुअल माध्यम से बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल को सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का समय आ गया है। इसके अलावा भारत ने बिम्स्टेक सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $10 लाख देने की भी घोषणा की। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के तहत बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए। ये चार्टर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित और उस पर निर्भर सदस्य देशों को एक औपचारिक स्वरूप प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में इस चार्टर के चलते अब बिम्स्टेक एक समूह की बजाय औपचारिक रूप से एक संगठन में तब्दील हो जाएगा। ये चार्टर बिम्स्टेक को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। इसमें औपचारिक रूप से बिम्स्टेक के उद्देश्यों और सिद्धांतों को भी निर्धारित किया गया है। दरअसल एक समर्पित चार्टर के अभाव में अभी तक बिम्स्टेक का आयोजन या संचालन वर्ष 1997 के बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर किया जाता था। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान लीडर्स इस समूह में कामकाज को 7 खंडों में विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत सुरक्षा सेगमेंट में नेतृत्व प्रदान करेगा। इन 7 खंडों में शामिल है व्यापार, निवेश और विकास, पहला खंड। दूसरा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। तीसरा खंड है सुरक्षा, जिसकी जिम्मेदारी भारत के नेतृत्व में होगी। चौथा है कृषि और खाद्य सुरक्षा। पांचवा है सदस्य देशों के लोगों के बीच संपर्क। छठा है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। और सातवां है कनेक्टिविटी। इस शिखर सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना के लिए $808 मिलियन की मंजूरी दी। रैंप केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। ये योजना कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने और इससे उबरने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अलग अलग प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। रैंप योजना का पूरा नाम है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये एक नई योजना है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की है। योजना के उद्देश्य हैं MSMEs के लिए बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों और गवर्नेंस को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, MSMEs को भुगतान में होने वाली देरी का समाधान करना और MSMEs को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। इस योजना की निगरानी और नीतिगत समीक्षा राष्ट्रीय MSME परिषद निकाय द्वारा की जाएगी। इसकी अध्यक्षता MSME मंत्री करेंगे। इस परिषद में अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसकी सहायता के लिए एक सचिवालय भी होगा। रैंप योजना आत्मनिर्भर भारत मिशन में सहायता प्रदान करेगी। ये नवाचार को बढ़ावा देगी, औद्योगिक मानकों को सुधारेगी और घरेलू विनिर्माण आदि को बढ़ावा देगी। ये योजना MSMEs के लिए अधिक प्रभावी और किफायती हस्तक्षेपों के लिए नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी। इससे MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यावसायिक संधारणीयता में सुधार होगा। इसके तहत MSMEs को अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत राज्यों में MSMEs के विस्तार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। ये योजना रोजगार सृजन में, बाजार को आगे बढ़ाने और वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये कमजोर वर्गों और हरित पहलों को भी समर्थन प्रदान करेगी। रैंप योजना के उद्देश्य MSME कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और गवर्नेंस को मजबूत बनाना है, बाजार एवं वित्त तक पहुँच तथा क्षमता निर्माण में MSMEs की मदद करना है।
अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष मलबे की निगरानी को और बेहतर बना रहा है। इसरो ने नेटवर्क फॉर ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी नेत्र नामक एक परियोजना आरंभ की है। इसकी सहायता से इसरो कक्षीय मलबों पर नजर रखने की क्षमता का निर्माण कर रहा है। नेत्र भारतीय उपग्रहों के लिए खतरा बनने वाले कक्षीय मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने वाली एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली है। वर्तमान में इसरो के पास श्रीहरिकोटा में एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी पर एक नजर डालें तो इसके तहत 1500 किलोमीटर की रेंज तक अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने वाले ट्रैकिंग रडार और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। ये रडार 10 सेंटीमीटर और उससे बड़े आकार के मलबे का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम होगा। इस रडार को देश में ही डिजाइन करके बनाया जाएगा। अंतरिक्ष मलबा यानी मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए कृत्रिम वस्तुओं या उनके टुकड़ों या मलबों से है। इसमें उपयोग नहीं होने वाले उपग्रह, रॉकेट से अलग होने वाले भाग और अंतरिक्ष यान से अलग हुए टुकड़े शामिल होते हैं। वर्तमान में निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे सहित लगभग 20,000 वस्तुएं मौजूद हैं। ये मलबे कुछ वजहों से खतरनाक सिद्ध होते हैं, जैसे कि ये चालू उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा सकते हैं। इसके अलावा जब मलबे से टकराव का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब पृथ्वी की कक्षा से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा। रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की सहायता से कक्षीय मलबे सहित अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं पर नजर रखी जाती है। इन्हें धरती पर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाता है। अगली खबर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड पादपों और सजीवों के लिए नियमों में ढील दी है। केंद्र सरकार ने कुछ प्रकार की जीनोम एडिटेड फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों पर लागू होने वाले कड़े नियमों से छूट देने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा कोई आदेश जारी किया है। इससे जीनोम एडिटेड फसलों के संबंध में और अधिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। हाल के दिनों में कई देशों ने जीनोम एडिटिंग तकनीक के माध्यम से विकसित सब्जियों, फलों, तिलहनों और अनाज की वाणिज्यिक खेती करने की मंजूरी दी है। इन फसलों में शामिल है गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड या गाबा टमाटर, हाई ऑलिक कैनोला और सोयाबीन, नॉन ब्राउनिंग मशरूम आदि। नए नियमों के मुख्य प्रावधानों के तहत SDN1 और SDN2 जीनोम एडिटेड उत्पादों को ट्रांसजेनिक उत्पादों के रूप में माने जाने से छूट प्रदान की गई है। साथ ही इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के दायरे से भी बाहर रखा गया है। SDN1 और SDN2 तकनीक के तहत किसी फसल या सजीव के जीनोम में कुछ लक्षणों को निष्क्रिय कर दिया जाता है या उसके प्रभाव को ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इस तरह इस तकनीक के तहत किसी फसल या सजीव में बाहर से किसी भी जीन या आनुवांशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराया जाता है। SDN का मतलब है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। ये जीनोम एडिटिंग के लिए DNA स्ट्रैंड्स के कुछ हिस्सों को काट कर अलग करने की एक प्रक्रिया है। वहीं SDN3 तकनीक के तहत जीनोम एडिटेड उत्पादों को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के रूप में माना जाता है। SDN3 तकनीक के तहत किसी सजीव में बाहरी जीन सामग्री का प्रवेश कराया जाता है। जीन एडिटिंग के तहत किसी कोशिका या किसी सजीव के DNA में विशेष बदलाव किए जाते हैं। किसी जीवित सजीव में जब बाहरी जीन सामग्री का प्रवेश करके उसके DNA में संशोधन किया जाता है तो उसे आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव यानी GMO कहते हैं। GMOs यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इस तकनीक में DNA स्ट्रैंड्स में बाहरी जीन सामग्री का प्रवेश कराया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि फसल में नए जीन से संबंधित बेहतर गुण या लक्षण शामिल हो जाते हैं और इसमें परीक्षणों के माध्यम से आनुवंशिक संशोधन का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्पर जीन एडिटिंग। इस तकनीक के तहत जीन को काटकर उसे अलग करके DNA को संशोधित किया जाता है। इसमें फसल का DNA बदल जाता है। हालांकि परीक्षणों से आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड फसलों और पारंपरिक ब्रीडिंग तकनीक से विकसित फसलों में अंतर का पता नहीं लगाया जा सकता है। सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाया और इसकी वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC ने ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 के लिए परिचालन दिशा निर्देशों में संशोधन जारी किए हैं। ECLGS 3.0 के तहत जो कारोबारी या उद्यम ऋण प्राप्त कर सकेंगे उनमें शामिल है हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के
के व्यावसायिक उद्यम, मनोविनोद एवं खेल क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम। इसमें मुख्य संशोधन जो किए गए हैं, इसके तहत ऋण समर्थन में अतिरिक्त वृद्धि की गई है। अब ECLGS 3.0 के तहत फंड और नॉन फंड आधारित क्रेडिट या ऋण बकाया का 50% ऋण समर्थन के रूप में दिया जाएगा। इससे पहले केवल फंड आधारित क्रेडिट बकाया का 40% ऋण समर्थन के रूप में दिया जाता था। उड्डयन उद्योग से संबंधित MSMEs के लिए ऋण की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसे 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पात्र उधारकर्ताओं को अब नॉन फंड आधारित आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। ECLGS को वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 2 ट्रिलियन रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में की गई थी। ये योजना बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs को उनके द्वारा दिए गए ऋण के एवज में 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करती है। इस तरह से ये बैंकों और NBFCs को आपातकालीन ऋण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित कारोबारी या उद्यमों की अतिरिक्त टर्म लोन या कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत ब्याज दरों को निर्धारित किया गया है। बैंक और वित्तीय संस्थान 9.25% और NBFCs 14% की दर से ब्याज वसूल कर सकते हैं। IONS ने पहला समुद्री अभ्यास आयोजित किया। हाल ही में IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का पहला संस्करण गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। IONS का पूरा नाम है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा अभियानों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभियान में IONS के 24 सदस्य देशों में से 15 ने भाग लिया था। IONS की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। ये एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए ये क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है। इसने क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा को संभव बनाया, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया है और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के मामले में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। IONS के उद्घाटन सेमिनार का आयोजन वर्ष 2008 में भारतीय नौसेना की मेजबानी में हुआ था। IONS में 24 सदस्य देश शामिल हैं। ये सब या तो IOR के तटवर्ती देश हैं या IOR में स्थित किसी क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार रखने वाले देश हैं। भारत के लिए IONS का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ संबंधों को मजबूत और गहन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये भारत को समग्र सुरक्षा प्रदाता होने के नाते क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का अवसर उपलब्ध कराता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में नियम आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक है। ये IOR में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने में भी सहायक है। इसमें शामिल देश हैं दक्षिण एशियाई सदस्य, पश्चिम एशियाई सदस्य, पूर्वी अफ्रीकी सदस्य और पर्यवेक्षक देश हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सामूहिक निवेश योजनाएं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने CIS से संबंधित मानदंडों को सख्त करते हुए इन्हें म्यूचुअल फंड के लिए विद्यमान नियमों के समान कर दिया है। CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। साथ ही सेबी द्वारा CIS से अब रेगुलेटरी आर्बिट्रेज या विनियामक मध्यस्थता को भी समाप्त कर दिया गया है। CIS एक निवेश योजना है जहाँ विभिन्न व्यक्ति एक साथ मिलकर एकत्रित किए गए अपने पूरे फंड को एक विशेष संपत्ति में निवेश करते हैं। इस निवेश से प्राप्त रिटर्न और लाभ को निवेशकों के बीच पहले से संपन्न समझौते के अनुसार साझा किया जाता है। एक सहकारी समिति द्वारा संचालित योजना को CIS नहीं माना जाता है। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उद्यमियों की सहायता करना है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनके लिए शुरू की गई वेंचर कैपिटल फंड योजना का लाभ उठाने में असमर्थ है। वेंचर कैपिटल फंड को अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सामाजिक क्षेत्र की पहल के तहत वित्त प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत वेंचर कैपिटल फंड प्रबंधक स्थापित व्यवसायियों या कंपनियों के प्रमुख या बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के दिग्गजों को मेंटर के रूप में सूचीबद्ध करेगा। ये मेंटर्स प्रोटोटाइप के निर्माण और निवेश संबंधी सलाह देकर युवा उद्यमियों की मदद करेंगे। भू
भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिमालयी क्षेत्र के भारतीय हिस्से में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। पहला हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक फॉसिल पार्क है। इस पार्क में प्लायोप्लीस्टोसीन युगीन क्षेत्र की शिवालिक चट्टानों से प्राप्त किए गए कशेरुकी जीवाश्मों के एक समृद्ध संग्रह को दिखाया गया है। दूसरा सिक्किम के मामले में स्थित स्ट्रेटोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बक्सा फॉर्मेशन है। यहाँ सिक्किम हिमालय में प्रारंभिक जीवन के दुर्लभ नमूनों को प्रदर्शित किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्य से भू विरासत स्थलों या राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। इन स्थलों को संबंधित राज्यों में संरक्षित किया जाता है। भारतीय भेड़िया। भारतीय प्रायद्वीपीय भेड़ियों के आंकड़ों से पता चला है कि देश में इस प्रजाति के केवल 3100 सदस्य बचे हैं। भारतीय भेड़िया ग्रे बुल्फ की एक उप प्रजाति है। ये भारत के अर्धशुष्क इलाकों के झाड़ियों, घास के मैदानों और कृषि पशुचारण क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है। वर्तमान में इस प्रजाति की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इन्हें शिकार, अतिक्रमण और भूमि परिवर्तन तथा मानव पशु संघर्ष के मामलों में होती वृद्धि से खतरा है। इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में भारतीय भेड़िया सूचीबद्ध है। इसके अलावा वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट 1 में ये शामिल है और IUCN में इसे लीस्ट कंसर्न की स्थिति में रखा गया है। डिजिटल संसद ऐप। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल संसद नाम से एक ऐप विकसित कर रहा है। ये ऐप नागरिकों, संसद सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने में सहायक होगा। ये सांसद और हितधारकों को अपने कर्तव्यों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा। ये लोकसभा के दैनिक कामकाज से संबंधित सभी सूचनाओं को देखने के लिए वन स्टॉप, बाधा रहित, पेपरलेस और एक परिष्कृत मंच होगा। ये भारतीय प्रधानमंत्री के डिजिटल गवर्नमेंट के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। इंडिया हाउस ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय था। ये उग्र राष्ट्रवादियों के लिए एक बैठक केंद्र या मिलन स्थल या मीटिंग पॉइंट के रूप में प्रसिद्ध था। उनकी मासिक पत्रिका इंडियन सोशोलॉजिस्ट राष्ट्रवादी विचारों की प्रसारक बन गई। इंडियन होम रूल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। इनके आदर्श और मूल्य थे कट्टर राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और नेतृत्वकर्ता। श्यामजी कृष्ण वर्मा को समर्पित क्रांति तीर्थ नामक एक स्मारक का निर्माण और उद्घाटन वर्ष 2010 में मांडवी के निकट किया गया। और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हरिचंद ठाकुर। हरिचंद ठाकुर का जन्म वर्ष 1812 में बांग्लादेश के ओराकांडी में ठाकुर समुदाय यानी अनुसूचित जाति समुदाय के एक किसान परिवार में हुआ था। हरिचंद ठाकुर का परिवार वैष्णव हिंदू था। उन्होंने वैष्णव हिंदू धर्म के एक संप्रदाय मतुआ की स्थापना की थी। इसे नमोशूद्र समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनाया गया, जिन्हें तब चांडाल के सामान्य अपमानजनक नाम से भी जाना जाता था और अछूत माना जाता था। इस संप्रदाय ने जातिगत उत्पीड़न का विरोध किया। इनके आदर्श और मूल्य थे समाज सुधारक, देखभाल और दयालुता। हरिचंद ठाकुर ने आजादी के पूर्व के दौर में अविभाजित बंगाल में दबे कुचले, दलित और वंचित लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का राजस्थान के अलवर में स्थित है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के पर्यावास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण जीवों में तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा आदि शामिल हैं। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य और एक टाइगर रिजर्व है। ये कंकरवाड़ी किले, नीलकंठ मंदिर और पांडुपोल हनुमान मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यमन की राजधानी सना है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो और उसके सहयोगी देश यमन में युद्ध में एक तरफा संघर्ष विराम का पालन करेंगे। यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये उत्तर में सऊदी अरब, पूर्व में ओमान, दक्षिण में अदन की खाड़ी और अरब सागर तथा पश्चिम में लाल सागर से घिरा है। यह अफ्रीकी देशों में जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यमन की जलवायु 2 मुख्य मौसम प्रणालियों के बीच स्थित है। एक है नियमित उत्तरी पवने जो कि भूमध्य सागर बेसिन से आती हैं और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने। इसका उच्चतम बिंदु है जबल एन नबी शुएब। ये एक शुष्क देश है और यहाँ कोई स्थायी
स्थायी जलधारा मौजूद नहीं है। अरब सागर में स्थित सोकोत्रा द्वीप यमन का सबसे बड़ा द्वीप है और ओल्ड सिटी ऑफ सना यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।